हेलो बच्चों, आपका ANTS 5 का ये फिजिक्स का टेस्ट पेपर है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। इसमें आपका कुछ पोर्शन है जो एक बार हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि अगर मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है S, जिसके पास जो रेडियस है वो मेड है एक आयरन प्लेट से और उसका थिकनेस T है। तो लेट सपोज मेरे पास एक डिस्क है जिसका थिकनेस कितना है T है और जिसका रेडियस कितना है R है, और कह रहा है सेम मटेरियल का मेरे पास एक और डिस्क है जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस 4r है और थिकनेस मेरे पास कितना है, थिकनेस T/4 हो गया है मगर रेडियस कितना हो गया है, 4r हो गया है। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है रिलेशन बिटवीन इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix एंड Iy, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix है, इसका Iy है, वो मुझे वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना कि अगर मैं इसमें कहानी डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²। इसका मास कितना लिखेगा, इसका मास लिखेगा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इंटू ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होगा, एरिया सरफेस एरिया πr² इंटू ये थिकनेस T। इसका मेरे पास मास कितना लिखेगा my, ये हो जाएगा mr², मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई इंटू 4r² इंटू थिकनेस हो जाएगा T/4। यहाँ तक कहानी सही है। और मेरे पास Ix/Iy की वैल्यू निकालूंगा तो Ix/Iy क्या हो जाएगा, Ix हो जाएगा mr²/2 यानी m1r1² डिवाइडेड बाई m2r2²/2। ये कितना हो जाएगा m1/m2 और ये हो जाएगा r1/r2 का स्क्वायर। m1/m2 कितना हो जाएगा, m1 है रो पाई r² डिवाइड बाई m2 कितना हो जाएगा रो पाई 16r², 4r का स्क्वायर 16r² इंटू T/4 इंटू r1 कितना है r और r2 कितना है 4r। यहाँ पे रो पाई r²t, रो पाई r²t कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1/16, सॉरी ये मेरे पास 4r², ये r² हो जाएगा। तो एक 4 और बचेगा 1/4, एक 4 से ही जाएगा, इसका स्क्वायर करेगा, ये कितना आ जाएगा 1/64। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। बस एक बार ध्यान रखना मास का यहाँ पे कहानी था, डेंसिटी दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों आयरन प्लेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर इज I, यानी मेरे पास एक सर्कुलर डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर के अबाउट कितना है I है। ठीक है, इसके डायमीटर के अबाउट, और मुझसे पूछा है इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ फ्रेम। तो मुझे किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, मुझे इस एक्सिस के जो इसके परपेंडिकुलर है और इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब यहाँ पे आप देखना, अगर मैं यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस बात करूँ तो इस एक्सिस के अबाउट मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, सही है। और अगर ये एक्सिस I है तो मेरे पास I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप अगर ये एक्सिस Ix बोल दो, Ix, ये Iy, तो ये Iz हो जाएगा। तो Ix प्लस Iy की वैल्यू आप क्या बोलोगे, Iz के बराबर। अब इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बराबर ही होगा, सिमेट्री से बोल सकता हूँ, ये I है तो इसका भी I होगा, यानी 2I = ICOM हो जाएगा। यानी I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ICOM कितना है mr²/2 इंटू 2, ये 4 हो जाएगा। यहाँ तक कहानी सही है। अब देखना I' की वैल्यू अगर आप मैं लिखूं तो I' की वैल्यू, ये एक्सिस आपको पता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकता है। I' = ICOM प्लस mx², ICOM है mr²/2 प्लस mx कितना है r, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 mr², सही है। तो mr² की वैल्यू 4i है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 4i, ये कितना हो जाएगा 6i के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरे पास कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या यहाँ तक कहानी सही लग रहा है। तो पहले मुझे इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया था, I की वैल्यू दी हुई थी, और इसके अबाउट मुझे ये सिमेट्री से ये भी I पता है, इसके अबाउट ICOM मुझे याद है mr²/2, तो I की वैल्यू mr²/4 होगा। अब इस एक्सिस के अबाउट पूछा है तो यहाँ और यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेरे पास 4 masses आर जॉइंड टू अ लाइट सर्कुलर फ्रेम। लाइट सर्कुलर फ्रेम मतलब वो सर्कुलर फ्रेम का मास 0 है। कह रहा है कि मेरे पास तीसरा ये हो गया सर्कुलर फ्रेम है
और यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह के मास रखे हुए हैं और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, चारों पॉइंट ऑब्जेक्ट है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देगा। एक का मास है मेरे पास m, एक का 2m, एक का 3m और इसका भी 2m है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर यानी ma स्क्वायर हो जाएगा। एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है और ये भी डिस्टेंस a ही है। तो कितना हो जाएगा ma स्क्वायर प्लस 2ma स्क्वायर प्लस I3 3ma स्क्वायर प्लस I4 इसका मास 2m इंटू a स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2 2 4 5 6 7 8 8ma स्क्वायर। अब मुझे पूछा है कि इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है मुझे, रेडियस ऑफ गायरेशन। लेट सपोज इस एक्सिस का अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन के है, तो मैं इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल मास जो कि कितना है 8m सिस्टम का इंटू के स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 8m इंटू के स्क्वायर लिख देता हूँ। तो 8 ये चला जाएगा, के की वैल्यू a आ जाएगा, यानी मेरे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हम कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम इन फिगर इज अ फोर्स। जो मेरे पास द रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम इन फिगर इज फोर्स ऑफ 8 न्यूटन पैरेलल टू गिवन फोर्स थ्रू आर। ठीक है ना, गिवन फोर्स 8 न्यूटन है, जहाँ पे 8 न्यूटन है तो ये रुका हुआ है। कह रहा है वैल्यू ऑफ पी आर की वैल्यू देखना। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में देखना। क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या कह रहे हो कि मेरे पास एक रॉड है, रॉड पे ये मेरे पास आर है, ये मेरे पास P है और ये मेरे पास Q है। अब यहाँ पे आप कह रहे हो क्या है 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ पे ये रेस्ट पे है, यानी आप कह रहे हो कि इस एक्सिस के अबाउट जो भी नॉर्मल लगेगा 8 न्यूटन का यहाँ पे लग रहा है। बस सही लग रहा है। अब यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि ये जो PR वैल्यू है ये डिस्टेंस में PR बोल देता हूँ और ये डिस्टेंस में RQ बोल देता हूँ। अब चूंकि इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स भी 0 ही होगा और नेट टॉर्क भी 0 होने वाला है। यहाँ तक कहानी से तो यहाँ पर इस R पर 8 न्यूटन का फोर्स लगा ही रखा है रेस्ट पे लाने के लिए, तो एफ नेट तो 0 दिख ही रहा है। अब टॉर्क अगर मैं R के अबाउट क्या कर दूं 0 करूंगा तो इसका ये वाले फोर्स का टॉर्क इस वाले फोर्स को कैंसिल कर रहा होगा, तो इस वाले फोर्स का टॉर्क होगा 5 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस PR इक्वल टू ये फोर्स है 3 और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है RQ। तो मेरे पास PR की जो वैल्यू है वो 3/5 PQ के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक सर्कुलर रिंग है जिसका मास कितना है, ये एक सर्कुलर रिंग है जिसका मास कितना है m और कह रहा है रेडियस कितना है कैपिटल R है और कह रहा है इज रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये कितने से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है अभी। और फिर कह रहा है 4 ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास m केप्ट जेंटली टू अपोजिट एंड ऑफ 2 परपेंडिकुलर डायमीटर। और अब क्या किया गया है, अब इस रिंग के अपोजिट डायमीटर में 4m मास का अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से मास क्या कर दिया गया है, जेंटली पुट कर दिया गया है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि अब इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, यानी अब इसका ओमेगा डैश कितना होगा। तो देखना अगर मैं जेंटली पुट कर रहा हूँ, किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा, तो अगर टॉर्क नहीं लगा यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा I इंटू ओमेगा। अभी यहाँ पे सिर्फ रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। और यहाँ पर क्या लिखेगा I इंटू ओमेगा। I किसका लिखेगा, रिंग का और चारों ऑब्जेक्ट का। तो रिंग का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर, फिर इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा mr स्क्वायर, m परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, इसका भी m परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। तो ऐसे ही कितने हुआ 4 ऑब्जेक्ट हैं इनटू लेट सपोज ये ओमेगा डैश से रोटेट करने लगा तो ओमेगा डैश। अब चूंकि मेरे पास नेट टॉर्क 0 है, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो L फाइनल L इनिशियल के बराबर होगा। तो ये कितना लिख देगा mr स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू mr स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल m r स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी m ओमेगा डिवाइडेड बाई m प्लस 4 स्मॉल m। तो ये मेरे पास स्मॉल ओमेगा डैश आ जाएगा, यानी आंसर इसका कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपके पास मिल जाएगा ऑप्शन ए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एन ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप्स 100 किलोवाट पावर। तो पावर कितना जनरेट कर रहा है 100 इंटू 10 के पावर 3
वॉट, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। व्हेन रोटेटिंग स्पीड, जब ओमेगा उसका कितना है 800 रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी रिवोल्यूशन को रेडियन पर सेकंड में चेंज कर देता हूँ, और कह रहा है व्हाट टॉर्क डज इट डिलीवर, टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आपने न्यूटन में पढ़ा होगा, जो पावर होता है वो F.V के इक्वल होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन कराने के लिए पावर जनरेट कर रहा है, वो कितना होगा, टॉर्क डॉट वेलोसिटी की जगह ओमेगा। क्या ये कहानी याद है? तो मैं पावर को क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ। पावर कितना है 100 इंटू 10 के पावर 3, टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा है 800 इंटू 2π/60। ये एक 0 गया, ये 6 30 गया, एक ये गया, ये हो जाएगा 10 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 2π, और ये 3 यहाँ पर भी आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6π हो जाएगा। सही है, ये टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी। तो टॉर्क की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आप यहाँ पे छोटा सा मेरा मतलब कैलकुलेशन पे आप काम करना, कैलकुलेशन में आप क्या कर देना, टॉर्क की वैल्यू 10 के पावर 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 6 इंटू पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर की अप्रॉक्स वैल्यू अगर आप 10 ले लेते हो तो ये हो जाएगा π/6 इंटू 10 के पावर 3। π/6 होगा 3.14 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 के पावर 3। यहाँ तक कहानी क्लियर है? 3 से डिवाइड करेगा तो ये 1/5 के आसपास आएगा। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि इसका अप्रॉक्सीमेट 0.5 के आसपास होने वाला है, यानी आप अगर देखोगे तो 5 to 1 ऑप्शन जो आपका सी होगा वो आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इसका सॉल्व करेगा तो अप्रॉक्सीमेट 3.14 आपके पास 0.5 समथिंग आएगा इंटू 10 के पावर 3, और फिर वो मल्टीप्लाई करेगा तो अप्रॉक्सीमेट 500 के आसपास आएगा, यानी मेरे पास ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट करो, बस थोड़ा सा आइडिया ले लोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होने वाला है। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी इंक्रीज्ड बाय 200। यानी मेरे पास आपको एक फॉर्मूला याद हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी होता है एंगुलर मोमेंटम L²/2I। अब आप क्या कह रहे हो कि लेट सपोज इनिशियली मेरे पास L0 एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है ना। अब आपने उसका इंक्रीज कितना कर दिया है, 200% कर दिया है इंक्रीज, यानी फाइनल कितना हो जाएगा, L0 था ही 200% L0 का इंक्रीज कर दिया है, तो कितना हो जाएगा 3L0 हो जाएगा वैल्यू। अब कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज बताओ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेगा, KE फाइनल माइनस KE इनिशियल डिवाइडेड बाई KE इनिशियल इंटू 100। KE फाइनल कितना हो जाएगा I²/2I, तो 2I तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है, तो L² के प्रोपोर्शनल मैं बोल देता हूँ, तो K फाइनल हो जाएगा 9L0² माइनस KE इनिशियल हो जाएगा L0², और 2I अभी लिख लेना, तो KE फाइनल हो जाएगा 3L²/2I, KE इनिशियल है L²/2I डिवाइड बाई L0²/2I इंटू 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा 800%, यानी आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस वही एक बेसिक सा आइडिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोल रहा है, अ कॉइल हैविंग एरिया A0 इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच चेंज फ्रॉम B0 टू 4B0 इन अ टाइम इंटरवल t, द EMF इंड्यूस इन कॉइल विल बी। तो यहाँ पे आपके पास EMF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो अगर मैं फाइनल मतलब इनिशियली देखूँ तो इनिशियल हो जाएगा B0 इंटू एरिया फ्लक्स की वैल्यू, फाइनल मेरे पास B की वैल्यू हो गया है 4B0 और एरिया A मान लेता हूँ तो फाइनली हो जाएगा। तो चेंज कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 3BA0 डिवाइड बाई डेल्टा टी की वैल्यू T है, तो जो EMF की वैल्यू हो जाएगा वो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या डिस्कस कर रहा है कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फ्लक्स है जो टाइम के करस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है 8t² प्लस 3t प्लस 5। तो यहाँ पे अगर मुझे क्या पूछ रहा है, 4 सेकंड में EMF पूछ रहा है, यानी EMF की वैल्यू t=4 सेकंड में कितना होगा, तो EMF होगा माइनस d∅/dt। तो माइनस बाहर रख लेता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 16t प्लस 3 और 5 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो EMF हो जाएगा माइनस
टी इजकल टू 4 सेकेंड पे 16 इंटू 4 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा -67 यूनिट, ठीक है ना। तो नेगेटिव तो केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोज कर रहा है अपने फ्लक्स में चेंज का, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मेटेलिक रिंग कनेक्टेड टू अ रॉड ऑक्सिलेट्स फ्रीली लाइक पेंडुलम इफ नाउ अ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड एट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो दैट पेंडुलम नाउ स्विंग थ्रू द फील्ड पेंडुलम। तो कह रहा है एक मेरे पास रॉड है जो ऑक्सिलेट कर रहा है फ्रीली लाइक अ पेंडुलम। तो लेट सपोज मेरे पास एक रॉड है, वो इस तरह से फ्रीली क्या कर रहा है, ऑक्सिलेट कर रहा है। अब आप क्या कह रहे हो, इफ नाउ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है ना। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने क्या किया है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लेट सपोज जनरेट कर दिया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या कहने लगोगे कि अब मेरे पास इसके टाइम पीरियड की कहानी क्या होगी। तो लेट सपोज ये पहले क्या कर रहा है बच्चे, ऑक्सिलेट कर रहा है, ठीक है ना। अब कहानी है कि ये जब ऑक्सिलेट कर रहा है इसके वजह से इसमें क्या जनरेट होगा, वी क्रॉस बी एक ईएमएफ जनरेट होगा। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि इसके मूवमेंट के वजह से यहाँ पे फ्लक्स की जो फील्ड लाइन है वो कट हो रही है। तो होता क्या है कि आपके पास इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वही मेरे पास इसमें ईएमएफ जनरेट होने का रीज़न बन जाता है। तो जैसे ही ये बिना मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सिलेट हो रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है, कोई रोक नहीं रहा होगा। बट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाना शुरू करता हूं तो अब ये मूव कर रहा है, इसमें ईएमएफ जनरेट होगा जिसके वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी और एक टाइम पर ये अपना ऑक्सीलेशन क्या कर देगा, बंद कर देगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो आफ्टर लॉन्ग टाइम। और आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द कॉइल ऑफ एरिया इतना हैज turn 500 after placing the coil in magnetic field of strength इतना if rotated through 90 degree in 1 second। तो आप क्या करो, एक कॉइल है जिसका एरिया आपको पता है, एरिया उस कॉइल का कितना दे रखा है 0.1 मीटर स्क्वायर और नंबर ऑफ टर्न कितना दे रखा है 500 नंबर ऑफ टर्न दे रखा है। आफ्टर प्लेसिंग इन अ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इतना, यानी अब मैंने इस लेट सपोज मैंने ये कॉइल है, इस कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है जिसका वैल्यू 4 × 10⁻⁴ है। अभी यहाँ पे आप देखोगे जो इसका एरिया है और बी दोनों सेम डायरेक्शन में, और अब इसको 90 डिग्री आपने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो लेट सपोज मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो मेरे पास ये कॉइल कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी अब मैग्नेटिक फील्ड तो बी इस डायरेक्शन में, बट मेरे पास एरिया वेक्टर इनसाइड यानी इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो इनिशियल जो फ्लक्स है वो आप कितना लिखोगे, नंबर ऑफ लूप NBA cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनल कितना लिखेगा, NBA cos 90 डिग्री है, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास जो इसमें EMF जनरेट होगा वो एक बार देख लेते हैं। EMF की वैल्यू एवरेज EMF कितनी हो जाएगी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी माइनस साइन के साथ। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, NBA डिवाइडेड बाई टाइम टी हो जाएगा। NBA की वैल्यू एक बार निकाल लेना, यहाँ से मैं NBA की वैल्यू निकाल रहा हूँ, N की E की वैल्यू कितना, N हो जाएगा 500 इंटू B हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴ इंटू एरिया हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितने टाइम में रोटेट किया है, एट 0.1 सेकेंड, एट 0.1 सेकेंड। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.2 वोल्ट, सही है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन 13 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है कि अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप साइड L इज रेजिस्टेंस R है, मूव इन प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी V, परपेंडिकुलर साइड मैग्नेटिक इंडक्शन B, कांस्टेंट इन टाइम स्पेस, पॉइंटिंग परपेंडिकुलर, आपको फिगर में दे ही रखा है। कह रहा है इंड्यूस करंट इंड्यूस कितना होगा इस लूप के अंदर, ठीक है, इसकी कहानी है। तो आप यहाँ पे देखना, अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड है, और आप क्या कह रहे हो कि मेरे पास एक ये लूप है, इस तरह का एक स्क्वायर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और ये मेरे पास कितने से मूव कर रहा है, विद वेलोसिटी v से। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं एक तरह से मान सकता हूँ कि ये अलग 4 रॉड से मिलके बना है। ये 4 रॉड अगर जा रहा है तो v क्रॉस b, इसमें EMF E1 इस तरह जनरेट होगा, कितना
BVL, सही है। ये मेरे पास L और V सेम डायरेक्शन में, तो EMF इस वाले पे 0 होगा, इस पे भी EMF 0 होगा, क्योंकि ये रॉड का लेंथ L वेक्टर और V वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। सेम ये रॉड मेरा इस डायरेक्शन में, तो V क्रॉस B अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर, तो इसमें EMF E2 जनरेट होगा, यहाँ पे भी VBL ही जनरेट होगा। अब यहाँ पे अगर नेट EMF आप देखोगे, नेट EMF आप देखोगे वो कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1, जो कि हो जाएगा 0। EMF 0 है तो करंट I कितना होगा, E/R, जो कि अभी 0 आ जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही है। 14 एक बार डिस्कस करते हैं। कह रहा है अ कॉइल ऑफ एंड मीन क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस इज एंगल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो आप क्या कह रहे हो कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल मैग्नेट का रखा है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने एक कॉइल लिया है इस तरह का, जिसको इस कॉइल को मैं कितने से रोटेट कर रहा हूँ, लेट सपोज ओमेगा से रोटेट कर रहा हूँ। तो अभी तो t इक्वल टू 0 पे आप इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे देखोगे और मैग्नेटिक फील्ड बी सेम डायरेक्शन में, बट आफ्टर टाइम t आप क्या देखोगे कि ये जो लूप है आफ्टर t टाइम पे जो एरिया वेक्टर है वो थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड बी होगा। ये जितना एंगल रोटेट होगा वो होगा ओमेगा टी। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितना लिखेगा, n नंबर ऑफ लूप n a b cos, ये तो n a नंबर ऑफ लूप एरिया b इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा ओमेगा टी, तो एमएफ हो जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी टी, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। सही है। तो ये मेरे पास एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी कहाँ पे दिख रहा है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये आपके पास बेसिक सा कहानी है कि मैं किसी भी एसी करंट को जनरेट करने के लिए सेम कहानी करता हूँ, एक लूप को कांस्टेंट वेलोसिटी से ओमेगा से रोटेट करता हूँ, जिसके वजह से एक टाइम वेरिंग ईएमएफ जनरेट होने लगता है, जिसके वजह से जो करंट भी होता है वो टाइम वेरिंग होता है, जिसे आप एसी करंट नाम दे रहे होते हैं। तो आंसर इसका डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बार 15 चेक कर लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि मेरे पास वन कंडक्टिंग यू ट्यूब कैन स्लाइड इनसाइड अनदर एज शोन इन फिगर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक कंटेंट। इलेक्ट्रिक मतलब ये डिस्कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड बी पर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ईच ट्यूब हैज टुवर्ड्स कांस्टेंट स्पीड है V, then the EMF induced in circuit in terms of B, B के टर्म में L और V के टर्म में आपको करना है, जहाँ L इज द विड्थ ऑफ ईच, यहाँ पे इनके बीच का विड्थ जो है वो L दिया हुआ है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास एक ये ट्यूब है इस तरह का, ठीक है ना, एक मेरे पास ये ट्यूब है कुछ इस तरह का, और ये दोनों में कैसे है v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो दोनों में EMF जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो v क्रॉस b यहाँ पर EMF प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, EMF कितना होगा VBL वेक्टर, और ये L होता है ये इन दोनों एंड टू एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो कि कितना है L, और यहाँ पे भी v क्रॉस b होगा अपवर्ड, तो ये पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, यहाँ EMF E2 ये भी VBL ही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेट EMF कितना होगा, नेट EMF ये हो जाएगा E2 माइनस E1, जो कि वैल्यू कितना आ रहा है 0, तो आंसर इसमें कितना आ जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे मैं गड़बड़ कर दिया हूँ, क्योंकि वेलोसिटी इसका किस साइड में, इस साइड में, जबकि इसकी वेलोसिटी इस साइड में, इसकी वेलोसिटी अलग है। मैं एक बार यहाँ पे कर देता हूँ, इसकी वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में, तो v क्रॉस b इसमें पॉजिटिव यहाँ आएगा और नेगेटिव यहाँ, यानी इसमें जो EMF जनरेट होगा वो EMF किस डायरेक्शन में होगा, ये हाइयर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, और E2 की वैल्यू कितना होगा VBL। अब यहाँ पे नेट EMF कितना हो जाएगा, माइनस से प्लस जाओगे, फिर माइनस से प्लस जाओगे नहीं, ऐड हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, और E1 प्लस E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2VBL, यानी आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। सही है। यहाँ पे ध्यान से देखना, वेलोसिटी एक की इस डायरेक्शन में, एक की इस डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द बैक EMF induced in a coil when current change from 1 ampere to 0 in 1 millisecond is 4 volts. The self inductance of coil. अब देखना कह रहा है मेरे पास एक इंडक्टर है, सेल्फ इंडक्टेंस L मेरे पास निकालना है, ठीक है ना, और कह रहा है कि द बैक EMF induced in coil when current, जब I की वैल्यू कहाँ से कहाँ 1 से 0 एम्पियर हो जाता है, देन कितने टाइम में, डेल्टा टी किस टाइम पे
1 मिली सेकेंड है 10 के पावर माइनस 3 सेकेंड में। तो ईएमएफ कितना जनरेट होता है, 4 वोल्ट जनरेट होता है। तो एल की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो एवरेज ईएमएफ 4 हो गया, माइनस एल की वैल्यू निकालना है। डेल्टा आई कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल 0 माइनस वन डिवाइड बाई डेल्टा टी 10 के पावर माइनस 3। तो ये एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 10 के पावर माइनस 3 यानी 4 मिली हेनरी। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इन फॉलोइंग सर्किट द बल्ब विल बिकम सडनली ब्राइट इफ कॉन्टैक्ट इज मेड और ब्रोकन। अगर मैं कॉन्टैक्ट को मेड मतलब बनाता हूँ या ब्रोक करता हूँ तो सडनली क्या ये ब्राइट होगा कि नहीं। कॉन्टैक्ट अगर मेड कर रहा है देन, कॉन्टैक्ट जस्ट ब्रेक कर रहा हूँ देन वोंट बिकम ब्राइट एट ऑल। 4 ऑप्शन है। आपको मैं पहले इंडक्टर का प्रॉपर्टी बताता हूँ। ये जो इंडक्टर है ऑलवेज अपोज करता है, ऑलवेज अपोज सडन चेंज इन करंट, अपने अंदर सडन करंट के चेंज का अपोज करता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये इंडक्टर को मैंने एक बल्ब से क्या किया है, इस तरह से अटैच्ड किया है और ये बैटरी लगाई है, तो अभी अगर मैं t इक्वल टू जस्ट 0 पे बात करूं, t इक्वल टू जस्ट 0 पे, इस पे करंट कितना है 0, इस पे भी करंट 0 होगा। जैसे ही मैं इसे क्या करता हूं, बंद करता हूं, तो क्या होगा, क्या तुरंत यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, नहीं, क्योंकि ये जो इंडक्टर है उसका अपोज करेगा, तो सडन बल्ब तो ब्राइट नहीं होगा। यानी मेड करने से तो नहीं होने वाला। अब ब्रोक करने से देख लेता हूं कि मेरे पास लेट सपोज इनिशियली ये मेरे पास इस तरह का सिनेरियो था कि मेरे पास अभी इस तरह का बल्ब है, और अब अगर आप क्या कह रहे हो कि सर मेरे पास अब यहाँ पे करंट आई होगा, यहाँ पे भी करंट आई होगा, ये जल रहा होगा। अब मैंने क्या किया, ब्रोक कर दिया, ठीक है ना। ब्रोक करने के बाद आपके पास कहानी कैसा बन रहा होगा, ब्रोक करने के बाद ये इंडक्टर होगा, ये बल्ब होगा, और ये इस तरह से ओपन कर दिया। बट अब यहाँ पे देखना, अब सिनेरियो क्या है कि अभी भी यहाँ पे सडन करंट चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी अभी करंट सडन तो चेंज नहीं होगा, तो ये अभी भी करंट सप्लाई करेगा इसे, यानी ये अभी भी ब्राइट होगा। तो मेरे पास ये बल्ब जलता रहेगा कब, जब आप इसको कांटेक्ट को ब्रोक कर दोगे तब। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही है। नेक्स्ट कहानी क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, प्योर इंडक्टेंस 3 हेनरी का इस तरह से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, और इसको कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये L1 L2 और ये L3 है। इसका इक्विवेलेंट मुझे बनाना है, तो इसको पॉइंट ए और इसको पॉइंट बी नाम दे देता हूँ। इसको थोड़ा सा देखना कि ये तीनों पैरेलल जुड़े हैं कैसे। ये पॉइंट ए पोटेंशियल का है तो ये भी पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी पोटेंशियल का है तो ये भी बी हो जाएगा। तो 2 पॉइंट है मेरे पास ए और बी। L1 भी ए बी के बीच में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, L2 भी ए बी के बीच में जुड़ा हुआ है, और L3 भी ए बी के बीच में जुड़ा है, L1 L2 L3। तो L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। L इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, L/3। L की वैल्यू कितनी है, ईच की 3 हेनरी है, तो 3/3 यानी L इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 एम्पियर। यानी आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार डिस्कस करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ईएमएफ और करंट की दे रखा है। ई की वैल्यू दे रखा है 200 साइन 314t वोल्ट, और आई की वैल्यू दे रखा है 1 इंटू साइन 314t प्लस पाई बाई 3, और पी एवरेज पूछ रहा है। पी एवरेज होता है आई आर एम एस, वी आर एम एस और कॉस फाई पावर फैक्टर। और आप यहाँ देखोगे कि ई एम एफ ई, आई और ई में जो फेज डिफरेंस है वो है मेरे पास फाई की वैल्यू पाई बाई 3। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूं तो आई आर एम एस की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो आई आर एम एस 1/√2 हो गया, वी आर एम एस 200/√2 हो गया, और कॉस फाई हो गया कॉस पाई बाई 3। 1 ये कितना हो गया 200/2 इंटू कॉस पाई बाई 3, आपके पास हो जाएगा कॉस 60 यानी 1/2। ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 यानी 50 वॉट। तो मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर एन एसी सर्किट V इक्वल टू, V की वैल्यू मुझे एसी सर्किट में 15 साइन ओमेगा t दे रखा है, और I की वैल्यू मुझे दे रखा है 20 कॉस
ओमेगा टी दे रखा है। मैं आई को इस तरह से लिख लेता हूँ 20 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा, ये इस तरह से लिख देता हूँ। अब कह रहा है पावर कंज्यूम कितना होगा, वही कहानी है, पावर कंज्यूम होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। फाइव किसके बीच का एंगल होता है, ई और आई के बीच में, तो v का तो एंगल 0 है, ये मेरे पास v है पोटेंशियल, जबकि i ये है, इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, यानी ये उसके पाई बाई 2 फेज i आ गया है, 90 डिग्री आ गया है, तो cos 90 0 हो जाएगा। पावर कंज्यूम कितना होगा, 0 वाट हो जाएगा, यानी आंसर इसमें कितना आएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन अ प्योर इंडक्टर ऑफ एल व्हेन एसी करंट साइन ओमेगा टी इज पासिंग थ्रू। तो देख एवरेज पावर, जो भी एवरेज पावर होता है, आपको याद है कि जो एवरेज पावर होता है, पावर कंज्यूम जो हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू रेजिस्टेंस, केवल रेजिस्टेंस के वजह से हो रहा है, ठीक है ना। एल कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से नो पावर, कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होता है। तो अगर मैं कह रहा हूं मेरा जो सर्किट है वो प्योर इंडक्टेंस है, तो कभी भी उसमें पावर कंज्यूम नहीं होगा, पावर की वैल्यू 0 होगी फॉर इंडक्टर हो या फिर कैपेसिटर हो, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज एन फॉलोइंग करंट आर रेजिस्टेंस आर एंड चोक एल इन सीरीज, ठीक है। द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, तो कह रहा है एक अल्टरनेटिंग करंट जिसका फ्रीक्वेंसी एफ है, फॉलो कर रहा है एक सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस आर, उसमें रेजिस्टेंस आर है, और एक मेरे पास चोक है यानी इंडक्टर है जिसका एल है, और एक मेरे पास इस तरह के एसी सोर्स से जुड़ा है। तो इसका Z की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है भाई रेजिस्टेंस तो आर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा इस डायरेक्शन में, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, और ओमेगा और एफ में रिलेशन क्या होता है, ओमेगा इजकल टू 2 पाई बाई टी, यानी 2 पाई एफ हो जाएगा। तो एक्सएल की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई एफ एल। तो यहाँ जो इम्पिडेंस है इनका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा, इम्पिडेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आंसर कितना हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इन एन एलसीआर सर्किट हैविंग एल 8 सी इतना एंड आर इतना, यानी एल की वैल्यू 8 हेनरी दे रखा है, सी की वैल्यू 0.5 माइक्रो यानी 0.5 इंटू 10 के पावर -6 दे रखा है, आर की वैल्यू 100 ओम दे रखा है। कह रहा है द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा इजकल टू 1/रूट एल सी। एल की वैल्यू कितना है 8, एल सी की वैल्यू कितना है 0.5 इंटू 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 का 100 10 के पावर -3 हो जाएगा, ऊपर 10 के पावर 3 जाएगा, ये 4 ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 500 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ओमेगा रेडियन पर सेकेंड है, तो पर रेडियन पर सेकेंड मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर सी आ जाएगा इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है इन एन एल आर सर्किट द वैल्यू ऑफ एल इज इतना हेनरी एंड आर 30 ओम। तो 24 में क्वेश्चन कह रहा है कि एल आर सर्किट है, वैल्यू एल की कितनी है, एल है 0.4 डिवाइडेड बाई पाई हेनरी, ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 30 ओम। इफ इन द सर्किट अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ की वैल्यू कितना है 200 वोल्ट एट 50 साइकिल पर सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज दे रखा है। देन इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, देन सर्किट की इम्पिडेंस और सर्किट में करंट कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो एक बार सर्किट में इम्पिडेंस अगर मैं निकाल लूँ तो मुझे आंसर भी पता चल जाएगा, क्योंकि इम्पिडेंस ही सबकी अलग अलग है, राइट, ठीक है। तो इम्पिडेंस मेरे पास हो जाएगा Z इजकल टू रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक बार एक्सएल की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक्सएल हो जाएगा मेरे पास ओमेगा एल, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल, ये कितना हो जाएगा, पाई एफ कितना है 50 है, तो 50 इंटू 2 100 पाई इंटू एल कितना हो जाएगा 0.4 बाई पाई, पाई से पाई चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 ओम। एक्सएल आ गया, एक्सी की वैल्यू 1 बाई ओमेगा सी हो जाएगा, 1 बाई ओमेगा की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू एफ इंटू सी कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू कहीं दिया हुआ है, अच्छा एल आर सर्किट है, सी तो है ही नहीं,
तो सी ही नहीं है तो एक्सी तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो एक्सी का तो कहानी नहीं चल रहा है, ठीक है ना, एक्सी का कहानी होगा नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास कौन सा सर्किट है, केवल एल आर सर्किट है। आर की वैल्यू 30 है तो जेड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस आर 30 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1600 प्लस 900 का अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 2500 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 50 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर वैसे ही नजर आएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मगर अगर मुझे करंट भी निकालना है तो करंट मेरे पास क्या पूछा है, सर्किट में करंट, सर्किट में करंट हो जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय जेड, कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय जेड 50 यानी 4 एम्पियर हो जाएगा। कहानी सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। 25 कह रहा है इन अ सर्किट शोन बिलो एसी सोर्स वोल्टेज V इक्वल टू इतना है, ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट विल बी नियरेस्ट, एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देखना ये मेरे पास एसी सोर्स है, एक 6 ओम का लगा है, एक ये मेरे पास 50 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, ठीक है ना, इंडक्टर 5 मिली हेनरी का है और एक उसका रेजिस्टेंस खुद का है 4 ओम का और इस तरह से जुड़ा है। तो जो मैक्सिमम करंट होगा आई मैक्सिमम पीक वैल्यू होगा वो वी मैक्स डिवाइडेड बाई जेड के बराबर होगा, जेड इम्पिडेंस होगा, राइट। तो एक बार आर तो मेरे पास आर नेट कितना हो जाएगा सर्किट का, हो जाएगा 6 + 4 यानी 10, एक्स सी कितना हो जाएगा 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितना दे रखा है 2000 रेडियन, तो 2000 इंटू ओमेगा, सी की वैल्यू कितना है 50 इंटू 10⁻⁻6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 10⁵, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3 2 5 10⁵ इंटू 10⁻⁻6 यानी 10 ओम आ जाएगा। एक्सएल कितना हो जाएगा 1 ओमेगा एल, ओमेगा 2000 है इंटू एल की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ है, ये भी कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, यानी इम्पीडेंस जेड हो जाएगा अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल माइनस एक्सी कितना हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 10 स्क्वायर यानी 10 ओम आ जाएगा। तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी मैक्सिमम कितना है, वी मैक्सिमम आपके पास 20 है डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू कितना है 10 है, तो 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। सही है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास ये एक क्वेश्चन नंबर 26 में एक सर्किट बना रखा है कुछ इस तरह से, ठीक है, और कह रहा है कि ये मेरे पास एसी सोर्स जुड़ा हुआ है जिसका पोटेंशियल 220 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है, सही है, 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है। नाउ कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे मुझे इंडक्टर में जो पोटेंशियल है वो 300 वोल्ट नज़र आता है, कैपेसिटर में जो पोटेंशियल है वो भी 300 वोल्ट नज़र आता है, तो इसमें रजिस्टर में कितना पोटेंशियल दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि देख यहाँ पे डी नेट कितना है, ये तो 220 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना ये हो गया VR, ये हो गया VL और ये हो गया VC, तो VL कितना है 300, VC भी 300 है, तो मेरे पास V नेट किसके बराबर आ जाएगा, V नेट VR के बराबर हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो V नेट है 220 और VR की वैल्यू कितना हो जाएगा 220 के बराबर हो जाएगा, यानी 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो एक बार देख लेते हैं, वो हो जाएगा 220 वोल्ट, यानी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे पास एक डायाग्राम आपको दिया हुआ है, डायाग्राम है ये कैपेसिटर का, ये एक रेजिस्टेंस है आर और ये मेरे पास एक एसी सोर्स है इस तरह से जुड़ा है, इसको निकालने के लिए एक एमीटर जोड़ा गया है, इस पे पोटेंशियल निकालने के लिए एक V1 जोड़ा गया है और इसका पोटेंशियल V2 जोड़ा गया है, ये आर है, ये कैपेसिटेंस सी है। नाउ कह रहा है कंसिडर नाउ फॉलोइंग स्टेटमेंट रीडिंग एंड इन ए एंड V2, आपको ये पता है कि अगर मेरे पास ये सीरीज में है तो करंट तो सब में सेम जाएगा, बट अगर आप इसमें पोटेंशियल बोल रहे हो, कैपेसिटर में पोटेंशियल है V1 और रेजिस्टेंस में पोटेंशियल है VR की वैल्यू V2 के बराबर, तो आपको याद होगा कि जो कैपेसिटर में पोटेंशियल होता है वो करंट के π/2 पीछे होता है, यानी VC π/2 पीछे होगा जो कि V1 के बराबर है, और रेजिस्टेंस आप क्या कहते हो उसी के सेम डायरेक्शन में होता है, तो V2 यानी रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो यहाँ पे और अब देखना क्या बोल रहा है कि A एंड V2, A रीडिंग इन A मतलब करंट एंड V2, करंट एंड V2 आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, तो पहला वाला ऑप्शन ट्रू होगा। हाँ, V2 और I तो सेम डायरेक्शन में, रीडिंग कह रहा है इन V1 इज अहेड,
V1 अहेड है फेज विद रीडिंग V2। V1 तो V2 से क्या है वो पीछे है ना, तो ये तो ट्रू क्या हो, सेकंड फॉल्स हो गया। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, रीडिंग इन A एंड V1 आर ऑलवेज इन फेज, A एंड V1 आर ऑलवेज इन फेज, विच ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट, A एंड V1 ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन थर्ड भी आपके पास क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि मेरे पास A यानी करंट और V1 ये तो एक दूसरे से π/2 फेज पे है ना, तो मेरे पास केवल आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट यानी ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करते हैं। 28 कह रहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम हैज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ई एंड बी, तो सही है मेरे पास, और विच और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, हमेशा याद रखना पोलराइजेशन की डायरेक्शन, पोलराइजेशन केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से होता है, ठीक है, और मेरे पास प्रोपोगेशन जो वेव प्रोपोगेट होता है, वेव प्रोपोगेट होता है वो हमेशा E क्रॉस B के डायरेक्शन में होता है। तो अगर पोलराइज E के डायरेक्शन में हो रहा है और पोलराइजेशन कह रहा है ये किस डायरेक्शन में हो सकता है, X डायरेक्शन में, तो X की जो डायरेक्शन वो E के पैरेलल होना चाहिए, और मेरे पास कह रहा है प्रोपोगेट हो रहा है किस डायरेक्शन में, K कैप के डायरेक्शन में, तो K वेक्टर किसके पैरेलल होना चाहिए, E क्रॉस B, तो X E और E क्रॉस B K, तो ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर B क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट ई कमिंग फ्रॉम सन, यानी ई की वैल्यू आपसे 720 की वैल्यू दे रखा है, एवरेज टोटल एनर्जी बोल रहा है, तो किसी भी वेव की जो टोटल एनर्जी डेंसिटी होती है वो एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसका वैल्यू अगर आप याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, दोनों का मिला के कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12 इंटू ई स्क्वायर होगा 720 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट ये -12 है, 8 है, इसमें आप 7.2 कर देना तो 10 के पावर 4 आ जाएगा, तो 10 के पावर यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 8.85 इंटू 7.2 का स्क्वायर इंटू 10 के पावर -2, 7.2 करेगा तो 100, यानी 100 का स्क्वायर 10 के पावर 4 ऐसा कुछ आएगा, यानी 8.85 इंटू 7 लगभग 49 के आसपास हो जाएगा, इंटू 10 के पावर ये कितना हो जाएगा, 8 9 10 -8 हो जाएगा। अब 8 इंटू 49 लगभग 100 होगा, ठीक है ना, तो इसको डेसिमल में चेंज करेगा तो ये अप्रॉक्सीमेट 10 के पावर -6 पे आएगा, ठीक है ना। आप ऐसे 50 कर लेना, 50 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 400 के आसपास आ जाएगा, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, इसको लगभग 8 कर लेना और इसको 50 कर लेना, 50 इंटू 8 400 इंटू 10 के पावर -8 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर -6, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा 10 के पावर -6 है, उसके हिसाब से मैं अपना आंसर कितना बोल दूंगा, ए बोल दूंगा। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे पावर देख के ही अपना काम चल जाएगा, तो मैं अप्रॉक्सीमेट काम करके अपना वैल्यू निकाल लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग थ्रू वैक्यूम इज गिवन बाय इक्वेशन ई, ई की वैल्यू कितना दे रखा है, ई नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, यहां तक सही लग रहा है, क्वांटिटी दैट इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। अब देख, मैं अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलूं कि अगर वैक्यूम में चल रहा है, तो वैक्यूम में चल रहा है तो उसकी जो स्पीड ऑफ है, स्पीड वो कितना होता है 3 इंटू 10 के पावर 8 होता है, यानी सी के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। वो इस पे थोड़ी ना है कि आपके पास कौन से वेवलेंथ का लाइट है, आपके पास हो सकता है रेड कलर है, उसकी भी स्पीड उतनी है, रेड कलर अगर ब्लू कलर की लाइट है वेवलेंथ अलग है बट स्पीड सेम होगी। तो मेरे पास यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू होता है ओमेगा बाई वी, तो वी की वैल्यू कितनी होगी ओमेगा बाई के, ठीक है, तो यहाँ पे के ओमेगा ये तो होगा नहीं। अच्छा ऑप्शन बी एक बार देखना, बी क्या कह रहा है के बाई ओमेगा, के बाई ओमेगा 1 बाई वी है, और वी हमेशा इंडिपेंडेंट है किसके, इंडिपेंडेंट है ऑफ वेवलेंथ। वी तो केवल मीडियम पे डिपेंड करता है ना, वेवलेंथ चाहे कैसा भी हो, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है वो एनर्जी डेंसिटी होता है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से भी। मैग्नेटिक फील्ड के वजह से होता है हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट,
प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 ऑल्दो आपके पास इंफॉर्मेशन बेस्ड है, बस अगर आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी है एग्जैक्ट तो भी आप एक कॉमन सेंस से आइडिया लगा सकते हो। आपको एक छोटा सा आइडिया बताता हूँ कि जितना कम फ्रीक्वेंसी का, ठीक है ना, या फिर आप कहो कि जितना ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी का वेव होगा, ठीक है, वो उतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता। आप हाइयर फ्रीक्वेंसी के वेव को आप कहते हो बहुत ज़्यादा दूर तक वो ट्रैवल कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो आप क्या कह रहे हो कि अगर मुझे यहाँ पे किसका बताना है, वेवलेंथ के ऑर्डर का बताना है, तो एक बार मैं फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर की लिख लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी, आपको एक चीज कहानी चल रहा है कि माइक्रो, इंफ्रा, अल्ट्रा और गामा रे। आपको इतना पता है माइक्रोवेव बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता है, इंफ्रारेड उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अल्ट्रावायलेट और ज्यादा, और गामा रेज बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है। तो आप फ्रीक्वेंसी अगर बोलोगे तो गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद अल्ट्रावायलेट का फ्रीक्वेंसी होगा, फिर उसके बाद इंफ्रा का होगा, और उसके बाद माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, वेवलेंथ जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो माइक्रो का सबसे ज्यादा होगा वेवलेंथ, फिर इंफ्रावायलेट का सबसे ज्यादा होगा, फिर अल्ट्रावायलेट का होगा, और फिर सबसे कम जो मतलब सबसे कम वेवलेंथ होगा वो गामा रे का होगा। तो मेरे पास ऑप्शन ए सही मैच कर रहा है एकदम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कह रहा है कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टी के लिए फॉल्स है। कह रहा है बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेक्टर अटेन मैक्सिमम एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एट सेम टाइम। हाँ, बात सही है, ये तो ट्रू है ना, ऑप्शन ए तो ट्रू है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है ना, वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, वेव अगर इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है और ये मेरे पास E है, तो मेरे पास B की जो डायरेक्शन होगी वो ऑफ कोर्स E क्रॉस B होगी इस डायरेक्शन में, यानी B हमेशा इस तरह से मूव कर रहा होगा, ये B होगा। समझ में आ रहा? तो E और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और जब ये मैक्सिमम है तभी ये भी मैक्सिमम हो रहा है, तो ये तो ट्रू है। B एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर। हाँ, जितना मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक डेंसिटी है उसमें हाफ पोर्शन इलेक्ट्रिक के लिए होता है और हाफ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी की होता है, तो B भी ऑप्शन ट्रू ही है। ठीक है। सी कह रहा है बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, नहीं, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी वेक्टर भी परपेंडिकुलर है। आपको याद होगा वेलोसिटी वेक्टर मेरे पास किस डायरेक्शन में होता है? E क्रॉस B के डायरेक्शन में होता है, और सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऑप्शन सी मेरे पास फॉल्स है, यानी मेरे पास आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पावर इज ट्रांसमिटेड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, पावर तो बच्चे अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से जनरेट हो रहा है तो पावर तो इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा ना, तो पावर ट्रांसफर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं, पावर इज इक्वली ट्रांसफर्ड अलोंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, पावर इज ट्रांसमिटेड इन डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड। हाँ, E के भी परपेंडिकुलर पावर ट्रांसमिट होता है और B के भी परपेंडिकुलर, पावर तो इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है ना, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पावर ट्रांसमिट वेव की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। 35 क्या कह रहा है? When the electromagnetic wave enter the ionized layer of ionosphere, the motion of electron cloud produce a space current and electric field has its own capacitive displacement current. Then, ठीक है, कह रहा है when the electromagnetic wave enter to ionized layer of ionosphere, ठीक है, लेट सपोज मेरे पास ये अर्थ है, यहाँ पे आयनोज मतलब ये सरफेस है मेरे पास आयोनाइज्ड लेयर का, सही है। अब यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेट सपोज जनरेट होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, देन कह रहा है प्रोड्यूस अ स्पेस करंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इट्स ओन कैपेसिटिव डिस्प्लेसमेंट करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका खुद का क्या है?
डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट कर रहा है, देन ऑप्शन कह रहा है द स्पेस करंट इज इन फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, द स्पेस करंट लैग्स बिहाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे जो स्पेस करंट है और यहाँ पे जो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट है, मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया देता हूँ बच्चे, ठीक है, कि आप क्या कहते हो कि लेट सपोज ये कैपेसिटर अगर मेरा बिहेव कर रहा है, ठीक है ना, तो आप करो सर्किट में करंट लेट सपोज अभी मेरे पास आई है। अब देखना यहाँ पे तो कोई मीडियम है नहीं, तो आप इसी करंट आई को ही आई डी के बराबर ले लेते हो, कहते हो कि सर यहाँ पे वायर है जिसमें करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है जिसके वजह से एक करंट आई है, समझ में आता है। अगर आप यहाँ कैपेसिटर रखते हो फिर कोई मीडियम है नहीं, फिर भी कहते हो सर यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, सही है, तो वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसी कंडक्टर के वजह से नहीं हो रहा है, उस डिस्प्लेसमेंट को नाम आप क्या दे रहे हो, आईडी, एक डिस्प्लेसमेंट करंट। वो डिस्प्लेसमेंट करंट ये जो इसका स्पेस है इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको नाम दे रहे हो। सेम कहानी ये भी है कि मेरे पास ये लेयर जो अपने ब्लैंक स्पेस में एक क्या जनरेट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट कर रहा है, तो इसके वजह से जो स्पेस करंट आई है वही इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर ही होता है, यानी आई एंड आई डी ये कैसे होंगे, सेम फेज में रहने वाले हैं, यानी आप क्या बोलोगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इफ द स्पेस करंट इज इन फेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, इफ स्पेस करंट फेज करंट के बिल्कुल बराबर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, टू सर्कुलर डिस्क ए एंड बी आर एन इक्वल masses and thickness made of metal with densities dA and dB. If their moment of inertia about an axis passes through center and normal of the circular disc, then phase 2 IA and IB। कह रहा है दो सर्कुलर डिस्क है, इक्वल मास के हैं, ठीक है ना, इक्वल मास के हैं, एंड थिकनेस मेड ऑफ विद डेंसिटीज DA, इक्वल मास और इक्वल थिकनेस के हैं, बट मेड अलग अलग डेंसिटी के बने हुए हैं। तो मुझे एक चीज़ बताना, अगर मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है ना, जिसका थिकनेस लेट सपोज T है, रेडियस R है, इसका मास कितना है, लेट सपोज M है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का होगा mr²/2, इसका मास क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू πr² एरिया इंटू थिकनेस T इंटू r²/2, सही है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, नहीं यहाँ पे मैं ना मास क्योंकि इक्वल है तो मास का फॉर्मेट लिखता हूँ, तो आप यहाँ पे रेडियस को चेंज कर लेना, तो आप डेंसिटी क्या लिखोगे, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास कितना है m है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है πr² इंटू थिकनेस T, तो r² की वैल्यू कितना हो जाएगा, m/ρ/t, ठीक है, तो यहाँ पे I की वैल्यू कितना हो जाएगा, mr² कितना हो जाएगा, m/ρ/t डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, m² डिवाइड बाई ρ/t इंटू 2, यानी जो इनर्शिया है वो प्रोपोर्शनल टू है 1/डेंसिटी के, तो डेंसिटी जिसका ज़्यादा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, यानी DA की वैल्यू ग्रेटर देन है DB से, DA की वैल्यू ज़्यादा है तो इनर्शिया A का कम हो जाएगा IB से, तो IA लेस देन IB हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, अबाउट एन वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, अ टॉर्टरेस इज सिटिंग एज, यानी ये कह रहा है मेरे पास एक डिस्क है, इस डिस्क पे ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, एक टॉर्टरेस है लेट सपोज इस तरह से, ठीक है ना, जो अभी इस एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेंटर पे आ रहा है और फिर दूर जा रहा है, और यहाँ पे ये कितने से रोटेट कर रहा था, ओमेगा से। तो लेट सपोज मैं एक बार ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, ये टी है, ये ओमेगा का ग्राफ है, तो इनिशियली जब यहाँ पे टॉर्टरस है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा नॉट है, सही है। अब जैसे ही टॉर्टरस की डिस्टेंस पास आएगा, जैसे ही टॉर्टरस पास आएगा, इनर्शिया क्या होगा, अभी पास आ रहा है, इनर्शिया डिक्रीज होगा, तो ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। एक बार ओमेगा जब टॉर्टरस कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा टॉर्टरस, तो आई मिनिमम होगा, सेंटर ऑफ मास पे पहुंच गया ना, मिनिमम होगा, तो ओमेगा मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। फिर जैसे ही टॉर्टरस क्या होगा, दूर जाएगा, दूर जा रहा होगा, तो फिर आई इंक्रीज होने लगेगा, ओमेगा डिक्रीज होने लगेगा, और जब एच पे पहुंच जाएगा किसी टाइम टी नॉट पे, फिर यानी कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। यहाँ तक कहानी सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। 38 कि मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना, इस तरह से, और ये सॉलिड सिलेंडर इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेट कर रहा है,
और क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रस्सी रखा हुआ है जिसके वजह से एक यहाँ पे स्मॉल एम मास ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है। अब इसका मुझे इनिशियली कह रहा है t इक्वल टू 0 पे इसका ओमेगा इनिशियल 0 था। अब कह रहा है किसी t टाइम के बाद ओमेगा कितना होगा, और इसका जो मास है ये m है। तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से देख रहा हूँ कि मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ कि ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। लेट सपोज इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर अल्फा है, तो यहाँ से ये रस्सी है, ये स्मॉल m मास है, इसका एक्सेलरेशन a है। यही कहानी है। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम आप करना कि आपको पता है कि अगर ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये वाला पॉइंट कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, अल्फा से रोटेट कर रहा है तो ये वाला पॉइंट का एक्सेलरेशन r अल्फा होगा। रस्सी से जुड़ा है तो ये भी r अल्फा से नीचे जा रहा होगा, r अल्फा से नीचे जा रहा होगा। यहाँ तक कहानी सही है। अब मैं यहाँ पे टॉर्क और अल्फा की इक्वेशन लिखता हूँ। तो एक बार मैं ये इस मास m है, रेडियस कितना है r है, सही है। तो एक बार टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा यूज करूंगा और एफ नेट इक्वल टू एक बार m में, ये दो इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या लिखेगा, इस पे टेंशन t है, इस पे भी टेंशन t ही होगा, तो ये टॉर्क हो जाएगा t इंटू आर। आई कितना लिखेगा, कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो t की वैल्यू क्या लिखेगा, कैपिटल एम आर अल्फा बाई 2। एक इक्वेशन ये हो गया। एफ नेट इक्वल टू एम में इस ऑब्जेक्ट पे यूज करते हैं। इस ऑब्जेक्ट में एफ कितना हो जाएगा, स्मॉल एम जी माइनस टी इक्वल टू स्मॉल एम, और ये आर अल्फा हो जाएगा। तो स्मॉल एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी प्लस स्मॉल एम आर अल्फा, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू आप एक बार पुट करना, टी की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल आर अल्फा बाई 2 प्लस स्मॉल एम आर अल्फा। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन को यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, एम जी इजकल टू अल्फा कॉमन ले लेता हूँ या आर अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एम प्लस 2m बाई 2। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू अगर आप देखोगे 2mg बाई m प्लस 2m इंटू आर आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे देखना इनिशियल है और ओमेगा फाइनल निकालना है, तो आप अब क्या यूज़ करोगे, अगर मुझे ये वैल्यू पता भी है तो मैं ये तो यूज़ ही कर सकता हूँ ना कि मेरे पास इनिशियली 0 था, फाइनल मुझे किसी एट टाइम टी पर ये ओमेगा की वैल्यू कितना होगा, ओमेगा फाइनल एट टाइम टी पर फाइनल ओमेगा कितना लिखेगा, तो ओमेगा फाइनल कितना लिखेगा, ओमेगा इनिशियल 0 है प्लस अल्फा इंटू टी, अल्फा कितना है 2mg बाई m प्लस 2m r इंटू टाइम टी। तो आंसर कौन सा मैच कर जा रहा है, एक बार देख लेते हैं, 2 स्मॉल एम जी टी डिवाइड बाई आर एम प्लस स्मॉल 2m, यानी आंसर डी मैच कर रहा है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है एक EMF 15 वोल्ट इज अप्लाइड एंड सर्किट कंटेनिंग 500 इंडक्टर एंड 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक इंडक्टर है जिसका L की वैल्यू 5 है और एक रेजिस्टेंस है R की वैल्यू 10 ओम है, और कह रहा है कि रेशियो ऑफ करंट एट t इक्वल टू इन्फिनिटी और t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो लेट सपोज ये कितना है, 15 वोल्ट का बैटरी जुड़ा है, तो एट किस टाइम t पर, एट टाइम t पर जो इसमें मेरे पास करंट होगा, करंट I, ये I की वैल्यू हो जाएगी I नॉट यानी I मैक्सिमम 1 माइनस ई टी के पावर टाउ, टाउ कितना हो जाएगा L बाई आर, सही है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I मैक्सिमम के बराबर, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे I की वैल्यू हो जाएगी I मैक्सिमम इंटू 1 माइनस ई अपॉन -1 डिवाइड बाई आर बाई एल, आर कितना है 10 और एल की वैल्यू 5, तो ये कितना हो जाएगा I मैक्स 1 माइनस ई के पावर -2। तो यहाँ पे बस दोनों का रेशियो ले लेना I1 बाई I2 का, तो ये कितना हो जाएगा I1 बाई I2, I मैक्स कट जाएगा 1 अपॉन 1 ई के पावर माइनस ई, ये 1 बाई ई स्क्वायर हो जाएगा, तो ई स्क्वायर डिवाइड बाई ई स्क्वायर -1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, सही है। बस ये फॉर्मूला आपके दिमाग में याद रखना है, हो जाएगा आपका काम। क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, एक थिन सेमी सर्कुलर है, कंडक्टिंग रिंग इस तरह से एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है ना, ये कितने v वेलोसिटी से जा रहा है, अंदर b है, कह रहा है मेरे पास यहाँ पे देखना EMF जनरेट होगा, EMF की डायरेक्शन क्या होगी v क्रॉस b, यानी ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, और ये इस तरह का EMF होगा। EMF की वैल्यू कितना होगा, EMF होता है v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर,
ठीक है। तो v क्रॉस b डॉट l तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। v b l वेक्टर आपके पास ध्यान रखना एंड टू एंड होता है, ये लेंथ होता है, l वेक्टर 2r हो जाएगा। तो vb इंटू 2r आंसर हो जाएगा। तो 2r bv एंड q इज एट हाईएस्ट पोटेंशियल, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा आंसर डी। 41 डिस्कस कर लेते हैं एक बार। 41 क्या कह रहा है, अ कंसिडर सिचुएशन, इतना वायर ए बी इज स्लाइडिंग फिक्स्ड रेल विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, वायर ए बी इज रिप्लेस्ड बाय सेमी सर्कुलर वायर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। देखो बच्चों, सेमी सर्कुलर वायर से भी रिफ्लेक्ट कर देखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो, क्योंकि आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि ये रेजिस्टेंस आर है और मेरे पास ये रॉड है, ये रॉड का लेंथ अगर मैं एल ले लूँ तो भी इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा, BVL, और इसी की जगह पे अगर मैं क्या कर दूं, एक सेमी सर्कुलर वायर रख दूं तो भी जो ईएमएफ जनरेट होगा बच्चे वो अभी भी BVL, L कितना हो जाएगा, अब 2R के बराबर हो जाएगा, बट जनरेट उतना ही होगा, तो किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम हो जाएगा। 41 का ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी, सही है, क्योंकि ईएमएफ तो चेंज होगा ही नहीं ना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस कर लेते हैं। 42 क्या कह रहा है कि टू कॉइल हैविंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस M की वैल्यू कितना बोल रहा है 0.00500, द करंट चेंज इन फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन I, फर्स्ट कॉइल में I की वैल्यू यानी फर्स्ट कॉइल में I1 हो जाएगा I0 साइन ओमेगा t, वेयर I0 10 है एंड ओमेगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इन सेकेंड कॉइल, तो सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स होगा वो कितना होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू पहले वाली कॉइल में करंट, तो फ्लक्स 2 कितना हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.05, I1 कितना हो जाएगा I0 साइन ओमेगा t, तो दूसरे वाले में जो EMF है वो हो जाएगा d∅2/dt, ये कितना हो जाएगा 0.05 I0 साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos ओमेगा t और बाहर एक ओमेगा आ जाएगा, तो मैक्सिमम जो होगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इन सेकेंड कॉइल ये हो जाएगा उसका E मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 0.05 इंटू I0 10 दे रखा है और ओमेगा 100 पाई दे रखा है, कितना हो जाएगा ये 5/100 हो जाएगा 50 पाई हो जाएगा, सॉरी ये 0.05 नहीं 0.005 है, 0.005 तो ये कितना हो जाएगा 5 पाई हो जाएगा आंसर, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, अ कंडक्टिंग वायर फ्रेम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड इनटू अ पेपर, द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस। ठीक है, यहाँ पे एक कहानी है, बस उसको एक बार देख लेते हैं। देख यहाँ पे दो लूप आपको दिख रहा है, एक लूप ये दिख रहा है, एक लूप ये दिख रहा है, क्योंकि इसमें एरिया, अगर एरिया ज़्यादा है तो फ्लक्स में चेंज भी इसमें ज़्यादा होगा, यानी नेट जो करंट जनरेट हो रहा है वो इसी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो मैं एक बार अगर कह रहा हूँ मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो मेरे पास जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लूप में, इस वाले लूप में किस डायरेक्शन में होगा, बाहर की ओर अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इंड्यूस होगा, इंड्यूस अगर बाहर की ओर है यानी इसमें करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, यानी यहाँ पर इस तरह से जाएगा, यहाँ इस तरह से, यहाँ इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से। मैं फिर से कह रहा हूँ कि किस वजह से ये वाला पोर्शन ले, एरिया ज़्यादा है जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज, जो चेंज होगा मैक्सिमम इसमें होगा, करंट जी डायरेक्शन इस लूप के हिसाब से देख रहा हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा होगा एक बार देख लेते हैं। जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ हो रही है, B to A, डायग्राम में ये पॉइंट B है, ये A है, ये C है और ये D है, तो करंट की डायरेक्शन आप एक बार देख लेना, B से A जा रहा है और D से C जा रहा है, यानी ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में मेरे पास कहानी क्या है कि एक कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड है ना, एक कैपेसिटर C है जो मेरे पास कनेक्टेड है एक AC सोर्स से, AC सोर्स का पोटेंशियल है V0 साइन ओमेगा t, कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट एंड कैपेसिटर वुड गिवन बाय, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो करंट जा रहा है यही कैपेसिटर के अंदर जो होता है करंट वो दोनों सेम ही होता है, I और ID सेम होता है, बस यहाँ पे चूंकि कंडक्टर में फ्लो हो रहा है इस वजह से स्पेस करंट नाम दे दिया गया, और यहाँ पे मेरे पास इसके कैपेसिटर के बीच में कोई मीडियम नहीं है फिर भी करंट फ्लो हो रहा है, इस वजह से इसका नाम
डिस्प्लेसमेंट करंट दे दिया गया, मगर है कहानी वही जो इसमें फ्लो हो रहा है, आई की वैल्यू आई डी के बराबर ही होता है। अब यहाँ पे आप देखना कि करंट आई कैपेसिटर अगर फ्लो हो रहा है तो कैपेसिटर में पोटेंशियल जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, समझ में आ रहा है। तो आप क्या बोल रहे हो कि जो करंट आई है, आई क्या होगा, आई मैक्सिमम इनटू साइन ये जो वीसी है वो करंट आई पाई बाई 2 आगे है ना, वीसी से पाई बाई 2 आगे, तो पाई बाई 2 आगे है तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखेगा। आई मैक्सिमम क्या होगा, वी मैक्सिमम बाई एक्सी, एक्सी कितना होगा 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। तो 1 बाई ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा वी नॉट ओमेगा सी साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी आ जाएगा आपका पास, से आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन सर्किट करंट चेंज विद टाइम अकॉर्डिंग आई इजकल टू 2 रूट टी के अकॉर्डिंग। कह रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट 2 से 4, तो आई आरएमएस आप कैसे निकालोगे, आई आरएमएस होगा इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी टी। मैं इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर कितना हो जाएगा 4t डी टी हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ 2 से 4 सेकेंड का, 4 बाहर ले लेता हूँ टी डी टी का, टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 2 से 4 ले लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 2, अपर लिमिट 16 माइनस लोअर लिमिट 2 स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 माइनस 4 12 यानी 24 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी हो गया 24 निकल गया, इंटीग्रेशन टी टी 2 टी 4 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा रूट 12, ये 4 इंटू 3 लिखेगा यानी 2 रूट 3 आंसर आ जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे पास फिगर वेरिएशन एक्स आर, ये एक्सएल एंड एक्सी है, ठीक है ना, विद फ्रीक्वेंसी एफ एंड एल सी आर का, देन फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी पॉइंट सर्किट इंडक्टिव बिहेव कर रहा है। अब देखना आप यहाँ पे कह रहे हो कि ये इंडक्टर है, ये करंट आई है, ये मेरा वी एल हो जाएगा और ये मेरे पास वी सी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखना, ये मेरे पास आर की डायरेक्शन बोलता है, ये एक्सएल बोलता है, ये एक्सी बोलता है। अगर मैं कहूँ कि जो इम्पिडेंस है वो किसके डायरेक्शन में हो, वो एल के डायरेक्शन में हो, यानी अगर आप ऐसा बोल दो कि मेरे पास एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज़्यादा है, तो जो जेड है वो किस डायरेक्शन में आएगा, एक्सएल माइनस एक्सी अपवर्ड आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी, और ये आर यहाँ पर, तो जेड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, यानी ये कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टिव बिहेव करेगा। अगर मैं ये कह दूं एक्सएल एक्सी के बराबर है तो मेरे पास केवल रेजिस्टेंस आर बचेगा, एक्सएल माइनस एक्सी कितना हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी प्योर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। जबकि एक्सएल अगर मैं क्या कह दूं कि लेस देन हो गया एक्सी से, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल नीचे आएगा, आर यहाँ पर है, इनका जो इम्पिडेंस है जेड वो इस डायरेक्शन है, यानी कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटिव बिहेवियर रखेगा। तो अगर मुझे सर्किट का इंडक्टिव बिहेवियर जानना है तो इंडक्टिव बिहेवियर में मेरे पास एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो एक्सएल मुझे कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, आप अगर देखोगे तो इस वाले पॉइंट पर ए बी सी वाले पॉइंट पे आपको एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखना, असर्शन एंड रीजन क्या बोल रहा है, कह रहा है एट इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो एक इंडक्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है, वो कैसा जुड़ा है, एक सीरीज में जुड़ गया है विद एन ईसी सर्किट, एक ईसी सोर्स से जुड़ चुका है। और क्या कह रहा है, इन दिस सर्किट द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लैग बिहाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस बाई एन एंगल फाई। तो आप यहाँ पे देखना करंट दोनों में तो आई फ्लो हो रहा होगा, करंट अगर आई है तो यहाँ पे वी आर इस डायरेक्शन में, जबकि वी एल इस डायरेक्शन में होगा, सॉरी वी एल इस डायरेक्शन में नहीं होगा, वी एल अपवर्ड होगा इस डायरेक्शन में। तो आप ये क्या कह रहा है, कह रहा है इन दिस सर्किट द करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस लैग बिहाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस बाई एंगल। इन दिस सर्किट, इस सर्किट में द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, करंट and potential difference across resistance, potential difference across resistance, lag behind potential difference across inductor। हाँ लैग ही तो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर के लैग कर रहा है, यानी पीछे है, कितने पाई बाई 2, कौन, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के। तो पहला तो मेरे पास क्या है,
असर्शन क्या है, असर्शन ट्रू है, ठीक है ना। सेकंड क्या बोल रहा है, रीजन इन एलआर सर्किट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस बोथ। रीजन भी सही है, रीजन अगर आप देखोगे तो वो भी ट्रू है। कह रहा है मेरे पास इस डायरेक्शन में अगर एलआर सर्किट है तो वी आर इस डायरेक्शन में होगा और वी एल इस डायरेक्शन में होगा, और नेट वी आप अगर देखोगे तो नेट वी जो वी नेट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, नेट वी यानी जो वोल्टेज है, वोल्टेज वो करंट से क्या है, लीड कर रहा है। वोल्टेज लीड टू करंट बाई एट फेज एंगल, किसी फेज एंगल फाई से ज्यादा आगे है। डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस वी एल और वी आर। सही है, वी मतलब इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है और इसका रेजिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है तो ये फाई एंगल भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों ट्रू है, मगर ये दोनों एक दूसरे का कोई मतलब ऐसा रीजन नहीं है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या है कि बोथ आर ट्रू। इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, बोथ assertion reason are true but reason is not correct explanation of the assertion। हाँ सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना आप इससे कर पाओगे। तो 47 का आंसर कितना हो जाएगा, बी। मतलब असर्शन रीजन में आप क्या कर रहे हो कि रीजन के थ्रू आप इसको डिफाइन कर दो, मगर इसको डिफाइन करने के लिए मुझे रीजन की जरूरत पड़ नहीं रही है। यानी इस दोनों ट्रू है बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये वाला कहानी नहीं है। तो ऑप्शन 7 का बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 48 डिस्कस कर लेते हैं। 48 मेरे पास क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, एक ईएम वेव प्रोपोगेट हो रहा है जेड एक्सिस पे। तो लेट सपोज ये मेरे पास पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ये मेरे पास लेट सपोज इस तरह पे चल रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है, तो E क्रॉस B। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखना कि मेरे पास जो वेक्टर E है, लेट सपोज इस तरह का वेव जनरेट होगा, तो वेक्टर E क्रॉस B की डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगी, प्रोपोगेशन जो हो रहा है यानी के कैप होना चाहिए। तो इसमें देखना E क्रॉस B अगर करेगा पहले ऑप्शन में I क्रॉस J, यानी A करेगा तो I क्रॉस J, ये क्या आ रहा है, के कैप आ रहा है, यानी ये ट्रू है। बी ऑप्शन में देखना, बी ऑप्शन में कह रहा है E के कैप में है, के कैप, ठीक है ना, क्रॉस ये कितना हो जाएगा आई कैप, ये के क्रॉस आई कितना हो जाएगा माइनस जे, गलत है। इसी तरह सी और डी दोनों गलत होगा। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। यानी कोई भी वेव प्रोपोगेट होता है तो उसकी प्रोपोगेशन की जो वेलोसिटी होती है वो ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है। बस वहीं से आपका ये कहानी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का एक बार देख लेना, मैच द कॉलम है, इंफॉर्मेशन बेस्ड ही। 49 में आप देखोगे इंफ्रारेड केवल मस्कुलर स्ट्रेन को ट्रीट करने के लिए लगता है, यानी पहला का है आपका फर्स्ट। रेडियो वेव ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है, यानी दूसरे का सेकंड मैच कर रहा है। तीसरा एक्सरे आपको फ्रैक्चर डिफेंड करने के लिए होता है, तीसरे का ऑप्शन थर्ड आ रहा है, और चौथे का फिर फोर्थ हो ही जाएगा, यानी आंसर मेरे पास कौन सा आ जाएगा, डी। बस वही एक कहानी। क्वेश्चन नंबर 50 एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट हो रहा है इन स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना है, ई की वैल्यू है 9 × 10⁻³ कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ आपको एक कहानी पता है, सी इक्वल टू होता है E/B, सही है। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E/C हो जाएगा। E का वैल्यू 9 × 10⁻³ है, C की वैल्यू 3 × 10⁸ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻8 -5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बस इतना। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ कहानी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।